दोस्तों, एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछता हूँ आपसे। थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, आपके दादा दादी या आपके माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी बचत को कहाँ रखते थे? जवाब हम सबको पता है। या तो घर की तिजोरी में रखा सोना, या गांव की कोई जमीन यानी रियल एस्टेट, या फिर बहुत हुआ तो बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट। उनके लिए निवेश का मतलब सिर्फ यही था, जिसे वो देख सकें, जिसे वो छू सकें। लेकिन आज जरा अपने आसपास देखिए। आज की नई जनरेशन यानी आप और हम अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं? यानी पैसा अब घर की अलमारी और जमीन के टुकड़ों से निकलकर सीधे देश की इकोनॉमी और मार्केट में जा रहा है। दोस्तों, इसी बड़े बदलाव को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। और यकीन मानिए, यह सिर्फ निवेश का तरीका बदलना नहीं है, यह भारत की इकोनॉमी का अब तक का सबसे बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। एक ऐसा बदलाव जो चुपचाप हो रहा है, लेकिन इसका शोर आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया को सुनाई देगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, पहला, आखिर यह फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भला क्या है? दूसरा, भारत में अचानक लोग एफडी छोड़कर शेयर बाजार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? तीसरा, इससे भारत की स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, इस बदलाव से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? आप कैसे कमा सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं पैसे के इस सफर को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हमारा मकसद है सही सोच, सही निवेश और एक मजबूत भविष्य। पार्ट 1, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स क्या होता है? सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि यह भारी भरकम शब्द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स आखिर है क्या। देखिए, एसेट्स यानी संपत्ति मुख्य रूप से दो तरह की होती है। फर्स्ट, फिजिकल एसेट्स यानी भौतिक संपत्ति, जैसे गोल्ड, चांदी, जमीन, रियल एस्टेट या घर में रखा हुआ कैश। सेकंड, फाइनेंशियल एसेट्स यानी वित्तीय संपत्ति, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, बैंक डिपॉजिट्स, पीएफ आदि। जब किसी देश के लोग अपनी बचत को फिजिकल एसेट्स जैसे सोना या जमीन से निकालकर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर या बॉन्ड्स में शिफ्ट करने लगते हैं, तो इसे ही फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कहते हैं। पुराने समय में मेंटालिटी क्या थी? अरे भाई, पैसा है तो सोना खरीद लो, बुरे वक्त में काम आएगा, या जमीन ले लो, उसके दाम कभी नहीं गिरते। लेकिन आज मेंटालिटी क्या हो रही है? सैलरी आई है, चलो पहले 5,000 की SIP कटवा देते हैं, या मार्केट गिरा है, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। यह जो माइंडसेट शिफ्ट है, तिजोरी से ट्रेडिंग अकाउंट तक का सफर, यही फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है। और मजे की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि भारत के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी हो रहा है। पार्ट 2, पहले लोग फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश क्यों नहीं करते थे? अब आप पूछेंगे, कृष्णा सर, अगर यह इतना ही अच्छा है तो हमारे पापा या दादाजी ने यह क्यों नहीं किया? इसके पीछे बहुत ठोस कारण थे दोस्तों। हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उस समय के हालात को समझना चाहिए। उनके टाइम पर हालात कुछ ऐसे थे। एक, अवेयरनेस की कमी यानी लैक ऑफ नॉलेज। उस समय वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी न के बराबर थी। शेयर बाजार को लोग निवेश नहीं बल्कि सट्टा बाजार या जुआ समझते थे, और इसमें उनकी गलती नहीं थी। उस समय सोर्स ऑफ नॉलेज बहुत सीमित थे। 2, ट्रस्ट इश्यूज यानी भरोसे की कमी। हर्षद मेहता स्कैम हो या केतन पारेख स्कैम, इन घटनाओं ने आम आदमी को बुरी तरह डरा दिया था। उन्हें लगता था कि शेयर बाजार में पैसा डूब जाता है, लेकिन जमीन तो आंखों के सामने रहती है। लोग टेंजिबल यानी छूने योग्य चीजों पर भरोसा करते थे। 3, टेक्नोलॉजी का अभाव यानी लैक ऑफ टेक। आज की तरह मोबाइल पर एक क्लिक से शेयर खरीदना मुमकिन नहीं था। पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे, डीमैट अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल काम था, दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे। एक मिडिल क्लास आदमी के पास इतना समय और धैर्य नहीं था। 4, सेफ्टी फर्स्ट का नजरिया। भारतीय मिडिल क्लास का फोकस हमेशा ग्रोथ पर नहीं बल्कि सेफ्टी पर रहा है। पैसा ग्रो करे या न करे, बस कम नहीं होना चाहिए, यह सोच थी। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट राजा था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब हवा का रुख बदल चुका है। पार्ट 3, भारत में फाइनेंशियलाइजेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? पिछले 7 से 10 सालों में भारत में जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक करोड़ों लोग शेयर बाजार में आ गए? इसके 5 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, मोबाइल और इंटरनेट रेवोल्यूशन यानी जियो इफेक्ट। आज भारत के कोने कोने में सस्ता इंटरनेट है। ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे ऐप्स ने निवेश को इतना आसान बना दिया है कि अब एक कॉलेज स्टूडेंट या एक रिक्शे वाला भी 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकता है। डीमैट अकाउंट खोलना अब 10 मिनट का काम है, जिसके लिए पहले हफ्तों लगते थे। सेकंड, टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसे ध्यान से समझिएगा। पहले बैंक FD में 8-9% ब्याज मिलता था, आज वो घटकर 6-7% के आसपास है, और महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी लगभग 6-7% है। इसका मतलब है, अगर आप पैसा FD में रख रहे हैं तो टैक्स और महंगाई हटाने के बाद आपका रियल रिटर्न लगभग 0 या नेगेटिव है। लोगों को समझ आ गया है कि महंगाई को हराना है तो इक्विटी शेयर बाजार के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसी को टीना फैक्टर कहते हैं। थर्ड, द राइज ऑफ SIP कल्चर। म्यूचुअल फंड सही है, इस कैंपेन ने कमाल कर दिया। आज भारत में हर महीने लगभग 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ SIP के जरिए मार्केट में आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी रकम है। लोगों ने इसे अपनी आदत बना लिया है, जैसे बिजली का बिल भरना हो। फोर्थ, यंग डेमोग्राफिक्स। आज भारत एक युवा देश है।
है। 20 से 35 साल के लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। वे अपने माता पिता की तरह सिर्फ बचत नहीं करना चाहते, वे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। 5th, फाइनेंशियल एजुकेशन। यूट्यूब और सोशल मीडिया की वजह से आज जानकारी सबके पास है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यह भी उसी बदलाव का हिस्सा है। अब लोग समझ रहे हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ काम करना काफी नहीं है, पैसे से काम करवाना भी जरूरी है। पार्ट 4, इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। यह सिर्फ आपके या मेरे अमीर बनने की बात नहीं है, यह देश के अमीर बनने की कहानी है। जब आप पैसा बैंक में FD करते हैं या गोल्ड खरीदते हैं तो वो पैसा इकोनॉमी में उतनी तेजी से नहीं घूमता। गोल्ड लॉकर में पड़ा रहता है, वो डेड इन्वेस्टमेंट की तरह है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड या शेयर्स में पैसा डालते हैं तो क्या होता है, आपका पैसा कंपनीज के पास जाता है। कंपनियां उस कैपिटल का इस्तेमाल करती हैं नई फैक्ट्री लगाने में, नई मशीनें खरीदने में, अपना बिजनेस बढ़ाने में। जब बिजनेस बढ़ता है तो नई जॉब्स पैदा होती हैं। जब लोगों को जॉब मिलती है, उनकी इनकम बढ़ती है तो वो और खर्च करते हैं और ज्यादा निवेश करते हैं। यह एक वर्चुअस साइकिल यानी सकारात्मक चक्र बन जाता है। यानी आपकी 500 रुपए की SIP सिर्फ आपके भविष्य के लिए नहीं है, वो किसी कंपनी को बड़ा बना रही है और किसी को रोजगार दे रही है। इसलिए फाइनेंशियलाइजेशन किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करता है। पार्ट 5, स्टॉक मार्केट के लिए ये गेम चेंजर क्यों है। अगर आप पुराने निवेशक हैं तो आपको याद होगा, पहले भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से विदेशी निवेशकों यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रहमो करम पर था। अगर अमेरिका में छींक भी आती थी तो भारतीय बाजार को जुकाम हो जाता था। FII पैसा निकालते थे और मार्केट धड़ाम से गिर जाता था। लेकिन अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हमारे और आपके जैसे घरेलू निवेशक मार्केट के बाहुबली बन चुके हैं। जब विदेशी निवेशक बेचते हैं तो हमारे भारत के SIP निवेशक उस बिक्री को अब्सॉर्ब लेते हैं। मार्केट में गिरावट आती है तो लोग डरते नहीं हैं, बल्कि कहते हैं अरे वाह सेल लगी है और खरीदो। यह जो स्टेबिलिटी आई है यह फाइनेंशियलाइजेशन की वजह से है। आज भारत का रिटेल इन्वेस्टर मार्केट का बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इससे बाजार में वॉलेटिलिटी का असर कम हो गया है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत मजबूत हो गया है। पार्ट 6, इस ट्रेंड से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। अब एक स्मार्ट निवेशक के तौर पर आपको क्या सोचना चाहिए। अगर यह ट्रेंड फाइनेंशियलाइजेशन अगले 10-20 साल चलने वाला है तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। जैसा कि हम निवेश इन हिंदी पर हमेशा बात करते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फर्स्ट, AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। वो कंपनियां जो म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं, जितनी ज्यादा SIP उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट, जैसे HDFC, AMC, निप्पॉन लाइफ आदि। सेकंड, स्टॉक ब्रोकर्स एंड डिपॉजिटरीज। जितने ज्यादा लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे, जितने ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे, ब्रोकिंग कंपनियों जैसे एंजल वन और डिपॉजिटरीज CDSL की कमाई उतनी ग्रो करेंगी। CDSL जैसी कंपनी इसका सीधा उदाहरण है। थर्ड, इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा वो इंश्योरेंस लेंगे और वेल्थ मैनेजर्स की मदद लेंगे। फोर्थ, बैंकिंग एंड NBFCs। ज्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब है ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन। यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह पूरी एक इंडस्ट्री का ग्रोथ इंजन है। अगर आप इन सेक्टर्स पर नजर रखेंगे तो आप भी इस बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं। नहीं हाथ नहीं, पूरा घड़ा भर सकते हैं। पार्ट 7, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगले 10-20 साल में क्या होगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो आज भारत में हो रहा है ठीक यही 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका में हुआ था। जब वहां 401k प्लान्स, रिटायरमेंट सेविंग्स आए थे तो आम अमेरिकन का पैसा स्टॉक मार्केट में आने लगा था। नतीजा क्या हुआ, अमेरिका का डाउ जोन्स और नैस्डैक कई गुना बढ़ गए और वहां का मिडिल क्लास दुनिया का सबसे अमीर मिडिल क्लास बन गया। भारत आज उसी मोड यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है। अगले 10-20 सालों में इक्विटी कल्चर और मजबूत होगा। SIP का आंकड़ा 20,000 करोड़ से बढ़कर 50,000 या 1 लाख करोड़ प्रति माह तक जा सकता है। भारत में वेल्थ क्रिएशन की स्पीड बहुत तेज होगी। जो लोग आज निवेश शुरू कर रहे हैं और पेशेंस रख रहे हैं वो 10-15 साल बाद एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक होंगे। यह भारत का समय है और एक निवेशक के तौर पर यह सबसे बेहतरीन समय है जीवित रहने का। पार्ट 8, सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। अंत में यह सब कुछ सिर्फ आंकड़ों या पैसों के बारे में नहीं है, यह सोच के बारे में है। हमारे बुजुर्गों की सोच थी पैसा बचाओ यानी सेव मनी। आज की और आने वाली जनरेशन की सोच है पैसा बढ़ाओ या ग्रो मनी। पहले डर था, रिस्क है, आज समझ है महंगाई के दौर में रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। यह फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भारत को एक बचत करने वाले देश, सेविंग नेशन से निवेश करने वाले देश, इन्वेस्टिंग नेशन में बदल रहा है। और दोस्तों, सही सोच ही मजबूत भविष्य की नींव है। कंक्लूजन, तो दोस्तों निष्कर्ष यही है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह एक लहर है जो सुनामी बनने वाली है। यह हमारे स्टॉक मार्केट को मजबूत बना रही है, हमारी कंपनियों को बड़ा कर रही है और हम जैसे आम लोगों को वेल्थ क्रिएट करने का वो मौका दे रही है जो शायद पहले सिर्फ अमीरों के पास था। यह ट्रेंड चुपचाप चल रहा है लेकिन इसका असर आपकी जेब और देश की तकदीर दोनों पर बहुत गहरा होने वाला है। जो इस बदलाव को समझकर सही समय पर सही निवेश करेगा वही असली बाजीगर कहलाएगा। उम्मीद है आपको आज का यह एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी फाइनेंशियल नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है तो पहला, वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। दूसरा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी पुरानी सोच से बाहर आ सकें। तीसरा, और अगर अभी तक आपने निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस सेक्टर के किसी खास कंपनी पर डिटेल वीडियो बनाऊं
तो कमेंट में मुझे डिटेल वीडियो लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार करूंगा। मैं हूं कृष्णा, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, और निवेश करते रहिए। सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। जय हिंद।